हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग राजनीति विज्ञान में लोकसभा टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लोकसभा टॉपिक को हम लोगों ने 3-4 पार्ट में बांटा है, तो आज हम लोग पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा की ऑनलाइन क्लास के अलावा इससे रिलेटेड एक क्विज का भी वीडियो हमने डाला है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो हम लोग लोकसभा की शुरुआत करें। लोकसभा संसद का एक सदन है। संसद, जिसे विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है, उसका एक सदन है लोकसभा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में अनुच्छेद याद करने में बहुत परेशानी होती है, तो इसका हम लोग ट्रिक से थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है सरल। सरल के नीचे हम लोग 79, 80, 81 इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो स मतलब संसद, र मतलब राज्यसभा और ल मतलब लोकसभा। तो संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79 में, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। अब हम लोग बात करें कि संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में 3 शामिल होते हैं। एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। या संसद के अंग कितने हैं, तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों, इसका मैं एक कारण बता दूं कि ये राष्ट्रपति इसमें क्यों शामिल होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनने के बाद अगर वो कानून बनता है कोई विधेयक, तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही बनता है। इसीलिए संसद में तीनों शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब संसद के सदन की बात करें तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि संसद के अंग तो है 3, जबकि सदन 2 है। इसका आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे लोगों की सभा, भावनाओं का सदन, अस्थायी सदन और निम्न या निचला सदन। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनको क्यों कहा जाता है। दोस्तों, लोकसभा में लोगों द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इस कारण से इसे लोगों की सभा भी कहा जाता है। भावनाओं का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोगों की भावनाएं हैं वो उनके प्रतिनिधि इसमें व्यक्त करते हैं, इस कारण से इसे भावनाओं का सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है और ये भंग केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। हम लोग लोकसभा की संरचना की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। तो इसकी संरचना जो कितनी संख्या हो सकती है उसका इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम 552 संख्या हो सकती है, जिसमें 530 तो राज्यों से होती है, जबकि 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जा सकते हैं अधिकतम, जबकि 2 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में यह प्रावधान नहीं है, ये एक और पॉइंट ध्यान रखना। तथा वर्तमान की अपन बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 543, 545 नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो 2 मनोनीत का प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा स्पेशली कि वर्तमान में 543 है वर्तमान में सदस्यों की संख्या, जिनमें से राज्यों से 524 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से 19। पहले 13 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 5 सीटें मिलाकर अब हो गए 6 सीटें मिलाकर अब हो गए 19। तो हम लोग आगे बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको वीडियो के अपलोड्स मिलते रहेंगे। आपको क्विक अपडेट के लिए फेसबुक पेज लाइक कर लें और पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे राम ई गुरुकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। अब हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति है, जो लोग हैं पुरुष महिलाएं, तो वो डायरेक्ट वोट देते हैं। वोट के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। इस कारण से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उसे मत देने का अधिकार है। अब चुनाव का निर्णय कैसे होगा उसका एक है
वो है, उसे कहा जाता है अग्रताही विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिले वो इसका विजेता घोषित किया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 में, यहाँ 1989 रहेगा, 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई, तो उसका आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन। ये आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा ये। अब हम लोग लोकसभा में जो मनोनीत सदस्यों के प्रावधान है उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो संविधान लागू होने के समय लोकसभा में 2 आंगल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान था, ठीक है, लेकिन ये 1960 तक ही था। इसके बाद इनको कई संविधान संशोधन द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया। तो जैसे मैं आपको एक लास्ट बता दूं कि 95वां संविधान संशोधन द्वारा 2009 में 2 आंगल भारतीयों के मनोनयन को बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कर दिया। लेकिन हाल ही में 2019 के साल में 104वें संविधान संशोधन द्वारा इस मनोनीत करने के प्रावधान को आगे नहीं बढ़ाया गया। इस कारण से यह प्रावधान अपने आप ही समाप्त हो गया। तो वर्तमान में लोकसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा खत्म हुआ, तो वो रहेगा आपके 104वां संविधान संशोधन। अब हम लोग दोस्तों लोकसभा में आरक्षण की बात करें। जो SC ST को रिजर्वेशन है वो केवल लोकसभा में दिया गया है। तो आरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद 330 में, यह आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में कोई आरक्षण का उल्लेख नहीं है, कहीं कोई आरक्षण नहीं है, लोकसभा में आरक्षण है, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 330 में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा में आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 330 में। अब हम लोग बात करें कि आरक्षण किस को कितना दिया गया है, तो 543 सीटें हैं वर्तमान में। इनमें 84 सीटों पर SC जो शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति है, तथा 47 सीटों पर ST जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया गया है। यहाँ कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को कितनी सीटों पर आरक्षण दिया गया है, तो 84 और 47। इसका ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में SC ST आरक्षण को 2030 तक आगे बढ़ा दिया गया है। आगे हम लोग अनुच्छेद 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का उल्लेख है। यहाँ परिसीमन का क्या मतलब है कि जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा एरिया कितनी लिमिटेशन रहेगी, कहाँ तक रहेगा वो क्षेत्र, उसका निर्धारण किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। तो उसका परिसीमन का उल्लेख है अनुच्छेद 82 में। अभी तक 4 परिसीमन आयोग गठित हो चुके हैं। एक पहला 1952 में हुआ था, 1962 में, तीसरा 1971 में, और चौथा आखिरी जो था 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था। तो 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के परिसीमन आयोग द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यह परिसीमन 2026 तक रहेगा। आपको सिंपल सी बात बता दूं कि परिसीमन का मतलब है कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र का दायरा कितना रहेगा, ये इसका निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यह परिसीमन 2026 तक है, उसके बाद वापस परिसीमन आयोग गठित होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करें लोकसभा के कार्यकाल की। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अनुच्छेद 81 में हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा का उल्लेख, अनुच्छेद 82 में हम लोगों ने पढ़ा परिसीमन का उल्लेख कि लोकसभा का परिसीमन कैसे होगा, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 82 में। अब हम लोग बात करें लोकसभा के कार्यकाल की, तो लोकसभा के कार्यकाल का उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। ये मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि संसद के दोनों सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन की अवधि या कार्यकाल का उल्लेख कि भाई कार्यकाल कितना रहेगा, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 83 में। अभी रिसेंटली राजस्थान के एग्जाम में इसका अनुच्छेद पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों यह आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। ये ध्यान रखिएगा, कार्यकाल शुरू कब होगा, जब पहली बैठक होगी लोकसभा की, और 5 वर्ष के लिए होगा। राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा समय से पूर्व भी भंग की जा सकती है, तथा लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। आगे हम लोग बात करें कि लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था हमारे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। आप सिंपल सा ध्यान रखिए, अक्टूबर 1951 से 1952 तक चुनाव हुए थे। पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, जबकि लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। ये कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये दूर कर लीजिएगा। गठन तो हुआ था 17 अप्रैल 1952, जबकि लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। वर्तमान में
17वीं लोकसभा चल रही है जिसका गठन 2019 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स बता दूं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे चांसेस रहते हैं पूछने के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो ये एक एक्सेप्शन है 5वीं लोकसभा। इसका कार्यकाल रहा था 1971 से 1977 तक, मतलब लगभग 6 वर्ष तक आप मान सकते हैं। दोस्तों इस दौरान क्या है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने आपातकाल लगा दिया था, तो लगभग 6 वर्ष तक रहा था। एग्जैक्ट इसका कार्यकाल रहा था 5 वर्ष 10 माह 6 दिन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था। अगला पॉइंट है कि लोकसभा जिसका कार्यकाल न्यूनतम रहा, तो न्यूनतम कार्यकाल रहा था 12वीं लोकसभा का। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इस दौरान 1998 से 99 1 वर्ष 1 माह तथा 4 दिन तक के लिए कार्यकाल रहा था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि लोकसभा जिसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा वो तो 5वीं और न्यूनतम कार्यकाल वाली लोकसभा थी 12वीं। अब हम लोग बात करें लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं। अनुच्छेद 81 में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा का उल्लेख, अनुच्छेद 82 में लोकसभा के परिसीमन का उल्लेख, अनुच्छेद 83 में कार्यकाल का उल्लेख और अनुच्छेद 84 में योग्यताओं का उल्लेख। तो अनुच्छेद 84 में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, मतलब क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसका उल्लेख अनुच्छेद 84 में। तो आपको 3 योग्यताएं ध्यान रखनी है, सिंपल सी। पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो और तीसरा ऐसी योग्यता जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हो। दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल ध्यान रखना कि यहाँ कोई शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो भी वो लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर संसद ये निर्धारित कर दे, कोई कानून बनाकर ये निर्धारित कर दे कि ग्रेजुएट व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, तो ये योग्यता यहाँ पर जुड़ जाएगी। अब हम लोग बात करें कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आज हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में आपको पूरा लोकसभा का अभी 4-5 पार्ट है तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। तो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न, जैसे एसएससी के, स्टेट पीएससी के एग्जाम में, कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य भारत में कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है। और कई बार यह भी पूछा गया है कि सर्वाधिक लोकसभा वाला सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां कितनी सीटें हैं सर्वाधिक, तो वो है 80 सीटें। ये आपको दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां 80 सीटें। जबकि न्यूनतम लोकसभा सीटों वाला राज्य, इसमें 3 राज्य है, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में 1-1 सीटें हैं। एक अगला पॉइंट बात करें अपन कि सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है दिल्ली। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 7 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 5 सीटें हैं, लेकिन सर्वाधिक है जो वो है दिल्ली। अब आपको ये एक और बात बता दूं, यहाँ न्यूनतम का फैक्ट नहीं आएगा क्योंकि न्यूनतम अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, कई केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 1 सीट है, तो वो आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो लोकसभा का जो आपको ऑनलाइन क्लास है, इसकी क्विज भी दी गई है, तो उसको आप जरूर सोल्व करें ताकि आपको एनालिसिस कर सकें आप कि आपको कितना आता है, कितना आपको समझ में आया है। तो थैंक यू एवरीवन।